आप इस चैनल पर जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनसे संबंधित मटेरियल्स हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, यानी जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वह है 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी पॉलिटी का, और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है विविधता की समझ। विविधता की समझ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अब विविधता होती क्या है? जब भी आप विविधता नाम सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि विविधता जो है वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यानी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसके अंदर कोई भी जो टॉपिक आता है तो उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि विविधता, अब विविधता आप समझेंगे कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है, क्या क्या कारण हैं जिनसे विविधता उत्पन्न होती है। तो विविधता के कारण ये हो सकते हैं कि लोग अलग दिखते हों, लोग अलग दिखते हैं, वे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। उनके त्यौहार अलग अलग हो सकते हैं। त्यौहार अलग अलग होते हैं। और क्या हो सकता है? उनकी भाषा अलग हो सकती है। भाषा अलग अलग होती है। धर्म अलग अलग होता है। और क्या हो सकता है? और उनका रहन सहन अलग अलग हो सकता है। फिर उनका खान पान अलग हो सकता है। यानी ये जो कुछ कारण हैं वो विविधता के होते हैं। सबसे पहले लोग अलग दिखते हैं, यानी लोग दिखने में अलग अलग हो सकते हैं।
किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी का रंग है वो गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी के नैन नक्श हैं वो किस प्रकार से होते हैं। यानी किसी न किसी रूप से हम दिखने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी ना तो आपके जैसा कोई और है और ना ही मेरे जैसा कोई और है। क्या आप में से कोई मेरे जैसा है या आप जैसा भी कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल भी एक जैसा। जैसे मैंने एक ब्रजभाषा में एक गीत सुना था कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हो सकता है कि कृष्ण जी की एनसीईआरटी है वो क्लियर नहीं रही होगी, इसलिए वो पूछ रहे हैं यशोमती मैया से कि राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूँ। यशोमती मैया भी उनको गोल गोल घुमाती हैं कि वो क्या है ना कि एक बार काली परछाई आई थी और वो तुम पर पड़ गई थी, इससे पहले तुम राधा से भी गोरे थे। इसी प्रकार से दिखने में हो सकता है कि एक बार खली हैं उनकी मुलाकात हुई राजपाल यादव से। अब राजपाल यादव को खली के गले मिलना था। अब राजपाल यादव हैं उनकी हाइट थोड़ी कम है और खली हैं वो ज़्यादा हाइट के हैं। अब जैसे ही राजपाल यादव गले मिलने गए तो गले नहीं मिल पाए, वो केवल कमर तक ही पहुंच पाए। अब राजपाल यादव ने कहा कि यार गले मिलने था, हम तो कमर से ही मिल पाए। तो राजपाल यादव को भी एनसीईआरटी क्लियर नहीं थी। खली ने कहा कि पहले एनसीईआरटी क्लियर करके आओ आप, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है वो एक दूसरे से भिन्न है। एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की, तो उसमें लिख रखा था कि कोई दूसरी ऐसी लड़की नहीं है जिसमें जो ऐश्वर्या जैसी दिखती हो। अब ऐश्वर्या तो एक ही है इस संसार में, यानी उनके जैसी कोई दूसरी हो भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार से लोग हैं वो किसी ना किसी कारण से दिखने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके बाद में जो है वे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, यानी लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा, पंजाब से होगा, हरियाणा से होगा, तमिलनाडु से होगा, कर्नाटक से होगा। यानी लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। फिर त्यौहार अलग अलग होते हैं, यानी लोगों के जो त्यौहार हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदुओं में अलग होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, अभी मकर संक्रांति आएगी, अभी जो 25 दिसंबर को ईसाइयों का गया है क्रिसमस डे है, फिर इस्लाम में है ईद, मुहर्रम। यानी लोगों के त्यौहार हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर भाषा अलग अलग हो सकती है। अब भाषा कैसे होती है अलग अलग? जैसे कोई राजस्थानी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, किसी की पंजाबी होगी, किसी की कन्नड़ होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की तेलुगु होगी। यानी लोगों की जो भाषा है वो भी अलग अलग होती है। उसके बाद धर्म अलग अलग होता है। अब धर्म कैसे होता है? भारत है वो वैसे भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि इसमें धर्म अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे इसमें हिंदू होते हैं, इस्लाम के अनुयायी रहते हैं, इसमें सिख रहते हैं, इसमें बौद्ध रहते हैं। यानी लोगों के जो धर्म हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फिर है रहन सहन, कि रहन सहन अलग अलग होता है। जैसे आप उत्तर भारत में के लोगों की बात करो तो उत्तर भारत के लोग जैसे ही सर्दी आती है तो थोड़े गर्म कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अब जो लोग ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पर सामान्यतः सर्दी रहती है तो वो ऊनी वस्त्र
पहन लेते हैं, यानी रहन सहन में फ़र्क होता है। रहन सहन लोगों का अलग अलग होता है। फिर खान पान अलग होता है। खान पान कैसे अलग होता है? भारत में कई प्रकार के राज्य हैं और हर राज्य का एक अलग व्यंजन है, यानी वहाँ के लोग अलग अलग व्यंजन जो हैं वो खाते हैं। जैसे राजस्थान है, वो दाल बाटी चूरमा यहाँ का प्रसिद्ध है। आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ का ढोकला है। आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ का लस्सी पराठा है। आप साउथ की तरफ जाओगे तो वो इडली खाते हैं। यानी लोगों के खान पान भी अलग अलग होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई लोग शाकाहारी होते हैं, कई मांसाहारी होते हैं। अब शाकाहारी और मांसाहारी, जैसे हिंदू लोग होते हैं वो ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं और इस्लाम में हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। लेकिन खान पान का ज़्यादातर धर्म कारण नहीं होता है, क्लाइमेट कारण होता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों से आने के कारण उनके खान पान में परिवर्तन होता है। क्लाइमेट का खान पान पे ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी जो ठंड के क्षेत्र में ज़्यादातर रहते हैं उनको हीट चाहिए और हीट पाने के लिए वो मांसाहारी होते हैं और वो कुछ शराब वराब भी पी लेते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, यानी जिनका क्लाइमेट कंडीशन ठीक है, जो कोई खेती कर सकते हैं, जो ठीक ठाक क्लाइमेट कंडीशन में हैं, उनका खान पान है वो शाकाहारी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए या फिर शाकाहारी रहना चाहिए। लेकिन जिनकी क्लाइमेट कंडीशन है वो अच्छी होती है वो तो शाकाहारी होते हैं, और ज़्यादातर है वो जिनकी क्लाइमेट कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है वो मांसाहारी होते हैं। अब बात करें कि ये जो भिन्नताएं हैं वो हमारे जीवन को, यानी ये जो भिन्नताएं हैं वो हमारे जीवन को रोचक एवं समृद्ध बनाती है। यानी ये जो जितनी भी भिन्नताएं मैंने बताई हैं ये हमारे जीवन को रोचक बनाती हैं एवं समृद्ध बनाती हैं। रोचक कैसे? कि जैसे यहाँ पे हमें अलग अलग भाषा सीखने का मौका मिलता है, अलग अलग खान पान ट्राई करने का मौका मिलता है, अलग अलग रहन सहन को समझने का मौका मिलता है। तो इससे हमारा जीवन है वो और भी रोचक होता है और समृद्ध, यानी उच्च प्रवृत्ति का होता है। फिर इसके बाद है कि इन्हीं भिन्नताओं के कारण इन्हीं भिन्नताओं के कारण इन भिन्नताओं के कारण इन भिन्नताओं के कारण ही भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यानी इन भिन्नताओं के कारण ही भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत ही नहीं, विश्व में आप जहाँ कहीं भी देखोगे इन्हीं कारणों के
कारण लोग हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी उनमें क्या होती है, विविधता होती है। ये 6 क्लास के बच्चों को समझाने के लिए है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यानी विश्व में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, इन्हीं कुछ कारणों के कारण जो है वो हमारे अंदर विविधता होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। विविधता या अनेकता जो है वो हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं। इन्हीं क्वेश्चन के जवाब आप अभी नहीं दे पाओगे, आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे हम बात करेंगे वैसे वैसे आप इसमें इन क्वेश्चन पे विचार कर सकते हो। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, ये भी हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी, क्या सभी तरह की भिन्नताएं ही या क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। क्या विविधता भी एकता का हिस्सा हो सकती है। क्या विविधता भी एकता का हिस्सा हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आप आगे देखोगे इसके अंदर, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा और आप समझते जाएंगे। अब मैं आपको कहूँ कि मान लो आपकी उम्र के 2-3 छात्रों ने कुछ चित्र बनाए आप ही की उम्र के, और एक चित्र आपने बनाया। क्या आप ये कह सकते हो कि जो चित्र उन लोगों ने बनाया उस सेम वही चित्र क्या आपने बनाया? क्या आपका चित्र भी उन जैसा ही है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सबका जो चित्रकारी करने का तरीका है, चित्रकारी करने का जो तरीका है वो सबका भिन्न भिन्न हो सकता है या भिन्न भिन्न होता है। तो मान लो कि मनुष्य को भी जिसने बनाया है, यानी भगवान ने बनाया है, चित्रकारी की, तो उसका भी चित्रकारी करने का जो तरीका है वो अलग अलग रहा होगा सभी के लिए। अब मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करता हूँ। मैं घर में बात करता हूँ। मैं घर में बात करता हूँ। मेरा पसंदीदा खेल है। अब आप जब ये क्वेश्चन के जवाब दोगे, बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करता हूँ, अब आप इसमें लिख सकते हो कि किसी को बाहर जाते समय जीन्स पहनना पसंद है, किसी को फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद है, किसी को अपना कल्चरल ड्रेस पहनना पसंद है। यानी सबके जवाब जो हैं वो अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी के सेम हो,
जो आपके आसपास के हैं। मैं घर में बात करता हूँ। मैं घर में हिंदी में बात करता हूँ, मैं राजस्थानी में बात करता हूँ, मैं पंजाबी में बात करता हूँ, मैं गुजराती में बात करता हूँ। यानी सबकी जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग होगी। या आप सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक अपने अंदर से जो इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं वो प्रज्वलित होते हैं। मेरा पसंदीदा खेल, अब आपका जो भी पसंदीदा खेल है, जैसे किसी का क्रिकेट है, किसी का वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, यानी सबके जो खेल हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या सबके जवाब सेम होंगे? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होते हैं किसी ना किसी तरीके से। आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो आप जैसा खेल पसंद करते हैं? या फिर आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो आप जैसी भाषा बोलते हैं या आप जैसा खेल पसंद करते हैं या आप जैसा रहन सहन पसंद करते हैं? सब अलग अलग होते हैं सबके। अब एनसीईआरटी के तहत हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक कहानी बताई जा रही है और वो कहानी है दोस्ती करना। इस कहानी के अंदर दो पात्र हैं। एक जो है उसका नाम है समीर, फर्स्ट आप कह सकते हो, और एक जो पात्र है वो समीर सेकंड। समीर 1 और समीर 2। कहानी के तहत ये होता है कि एक जो लड़का है वो फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी एक चौराहे पे डेली अखबार बेचता है। जैसे ही सिग्नल रेड होता है, यानी लाल बत्ती जैसे ही जलती है, तो चौराहे पे वो अखबार बेचने निकल जाता है। जैसे ही गाड़ियाँ रुकती है तो वो कुछ इंग्लिश के न्यूज़पेपर, कुछ हिंदी के न्यूज़पेपर अपने हाथ में पकड़ के लहराता हुआ लोगों के बीच आवाज़ लगाता है कि आज की ताज़ा खबर, यानी कुछ कुछ इंग्लिश के शब्द और कुछ कुछ हिंदी के शब्द बोलता रहता है। जो समीर 2 है, एक है समीर 1 जो डेली की डेली वहीं से साइकिल से गुजरता है और वो डेली उस लड़के को वहाँ पर देखता है। अच्छा, जो समीर 2 है इसकी उम्र कम है, उम्र जो है वो कम है। जो अखबार बेचता है, काम क्या करता है? अखबार बेचता है। समीर 1 वहीं से साइकिल से गुजरता है, काफ़ी दिन से ये नोटिस करता है, और एक दिन समीर 1 है वो रुक जाता है वहीं पे साइड में, और वो लड़का उसकी तरफ रोज़ रोज़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर है वो लहराता हुआ दौड़ता है, क्योंकि उसे लगता है उस लड़के को कि वो अंग्रेज़ टाइप का सा दिखता है, यानी उसे हिंदी तो आती नहीं होगी, वो अंग्रेज़ी बोलता होगा और वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर उसके पीछे दौड़ता रहता है। एक दिन वो रुक जाता है साइकिल वाला और उससे वो कहता है कि क्या हिंदी का न्यूज़पेपर मिलेगा?
अब जैसे ही उसने कहा कि क्या हिंदी का न्यूज़पेपर मिलेगा, तो वो जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि ये जो अंग्रेज टाइप से दिखने वाला व्यक्ति है उसे हिंदी आती होगी। अब उसने हिंदी का न्यूज़पेपर दिया और उसने पूछ लिया उस लड़के ने उसे, मतलब आपको हिंदी आती है? उसने पैसे देते हुए कहा साइकिल वाले व्यक्ति ने कि हाँ बिल्कुल मुझे हिंदी आती है। क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे हिंदी नहीं आती है? तो उस अखबार वाले लड़के ने कहा कि आप देखने में तो लगते हो अंग्रेज जैसे, और मैंने देखा कि आपको केवल अंग्रेजी आती होगी, आपको हिंदी कैसे आती होगी? तो साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैंने हिंदी भी पढ़ी है। अब जैसे ही उसने सुना, इस लड़के ने सुना सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का जैसे ही नाम सुना तो इसने कहा उस साइकिल वाले व्यक्ति से यानी समीर वन से कि ये सब्जेक्ट क्या होता है? अब समीर वन उसे क्या ही समझाता, क्योंकि उसे पता था कि शायद ये लड़का है वो कभी स्कूल गया ही नहीं। और जैसे ही वो बताने लगा कि वो सब्जेक्ट कुछ होता है, इतने में बत्ती है वो ग्रीन हो गई और समीर वन है वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जैसे ही वो वापस आया तो जो अखबार बेचने वाला लड़का है वो उस साइकिल वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा रहा था, और उसने उसके पास जाके जैसे ही बत्ती रेड हुई और उसने जाके कहा कि ये लो भैया आपका अखबार। अच्छा भैया, कल आप चले गए थे, आज एक बात बताओ, वो सब्जेक्ट क्या चीज़ है जो आप बता रहे थे? अब साइकिल वाले ने कहा कि देखो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ होता है। ओह अच्छा। अच्छा, जैसे ही इसने सब्जेक्ट कहा अपने मुंह से, तो सब्जेक्ट शब्द का अर्थ ऐसे लगा कि अंग्रेजी में उसका अर्थ कोई प्रजा होगा। यानी जैसे ही उस लड़के ने अपने मुंह से ये कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वो बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ है वो क्या है, प्रजा। अब साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, और क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कभी स्कूल गया नहीं। मैं जब इतना था, यानी उसने उस साइकिल वाले व्यक्ति की जो सीट थी उसके बराबर अपने आप को नापा और कहा कि जब मैं इतना था तभी से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, यानी अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब मैं अकेला ही अखबार बेच लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ रहती हैं? अब जैसे ही वो जवाब देता, बत्ती वापस से ग्रीन हो गई थी और वो साइकिल वाला व्यक्ति वहाँ से चलने लगा। जैसे ही वो आगे जाने लगा तो पीछे से उसने चिल्लाया और चिल्ला के कहा कि वो अब मेरठ में रहती हैं। कहाँ पे बताया? मेरठ, कि वो अब मेरठ में रहती हैं। इतना ही सुना और बाकी का गाड़ियों के हॉर्न के शोरगुल में डूब गया। अब इन दोनों में, यानी समीर वन कौन है? साइकिल वाला व्यक्ति। इसकी उम्र अधिक है। यानी समीर वन और समीर टू में आपको अगर कोई 3 अंतर देखने हो तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं? कि समीर वन जो है उसकी एक तो उम्र अधिक है, समीर टू की उम्र कम है। इसको भाषा का ज्ञान है, यानी भाषा का ज्ञान तो दोनों को ही है,
लेकिन इसको भाषा का ज्ञान अधिक है। इसकी तुलना में इसे कम है भाषा का ज्ञान। फिर इसकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति वो थोड़ी ठीक है। और इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी निम्न है। यानी समीर टू जो है वो अखबार बेचता है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। वो कभी स्कूल नहीं गया, उसे भाषा का ज्ञान है वो कम है। अच्छा, आर्थिक स्थिति, भाषा का ज्ञान अधिक होना, क्या ये भी विविधता है? नहीं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना या भाषा का ज्ञान कम या ज़्यादा होना, स्कूल नहीं जाना, ये विविधता के लक्षण नहीं है, ये असमानता के लक्षण हैं। असमानता या फिर आप गैर बराबरी कह सकते हो। असमानता या गैर बराबरी कैसे? कि आज भी समाज में कई बुराइयां हैं जिन्हें वर्षों से ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। जो उनमें एक है असमानता यानी गैर बराबरी। कोई जैसे जाति व्यवस्था, इस असमानता का मुख्य कारण यही है, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था कैसे हो सकता है कि हमारे समाज में अलग अलग जातियां हैं। पहले वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण थे वो 4 प्रकार के। जैसे कोई पढ़ाने लिखाने वाले व्यक्ति है, यानी जिसको ज्ञान अधिक होता है, वो ब्राह्मण। फिर व्यापार वगैरह से संबंधित वो वैश्य। फिर युद्ध वगैरह करना है तो क्षत्रिय। जो निचले क्रम के कार्य करने हैं वो शूद्र हो गया। तो वर्ण व्यवस्था थी, यानी पहले लोगों को कर्म काम के आधार पर बांटा हुआ था, यानी कर्म के आधार पर। जाति व्यवस्था में ये नहीं है। जाति व्यवस्था में आप जिस जाति में पैदा हो गए उसी जाति से संबंधित आपको समझ लिया जाता है। जैसे आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, उस जाति से संबंधित काम ही आप करना चाहोगे, यानी उस जाति से संबंधित जो काम करते हैं लोग, उस काम से उच्च सोच आपकी नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये हमारे एक गैर बराबरी या असमानता का कारण है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। टॉपिक भी यही है।
कि विविधता है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। आपके भी कई दोस्त होंगे जैसे समीर 1 और समीर 2 हैं, उसी तरीके से जो आपसे पूरी तरह भिन्न होंगे, यानी आपसे अलग दिखते होंगे, आपसे अलग रहन सहन होगा, आपसे अलग खान पान होगा। आपने उनके धर्म से कुछ बातें सीखी होंगी, आपने उनके खान पान ट्राई किए होंगे, आपने उनका रहन सहन का तरीका देखा होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आप एक सूची बनाइए और उस सूची में ये लिखिए कि आप भारत के जो राज्य हैं अलग अलग, उन राज्यों के कौन कौन से व्यंजन आपने खाए हैं। हर राज्य के अलग अलग व्यंजन हैं, तो आप बना सकते हो सूची। फिर आप जो भाषा बोलते हो उसके अलावा आप किन किन भाषाओं को जानते हो। जैसे आप जानते होंगे राजस्थानी, गुजराती, कुछ कुछ शब्द बोलते होंगे, अरबी के आप कुछ बोलते होंगे, फारसी के आप कुछ बोलते होंगे, आप अंग्रेजी के कुछ, अंग्रेजी तो आप बोल ही लेते हो कहीं कहीं, ज़्यादातर आप सार्वजनिक स्थलों पे इसका यूज़ करते हो। आपको कहानियाँ बनाना या कहानियाँ सुनना आपको कहानियाँ सुनना पसंद होगा। कहानियाँ कैसी, जैसे जानवरों के बारे में, राजा रानियों के बारे में, और भूतों के बारे में। यानी आपको कहानियाँ सुनना है वो पसंद होगा। आप कहानियाँ सुनते ही नहीं, आप कहानियाँ बना भी सकते हैं, यानी कहानियाँ बनाना पसंद होगा। अब कहानियाँ तो आप अक्सर बनाते हैं, वो जो लिखने वाली कहानियाँ नहीं, अक्सर आप बना लेते हो। जैसे आप कहीं पे गए हो और आपने घर वालों को बताया नहीं, और अक्सर घर वाले पूछ लेते हैं कि इतनी देर कहाँ गायब था, और आप कहानियाँ बनाते हो कि वो क्या है ना, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था और उसने ज़्यादा ही कॉल वॉल कर दिए थे इसलिए चला गया, और मेरी बस गलती इतनी सी हो गई कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। यानी आपने फटाफट खाने की रेड की और बता दी। इसके बाद कहानियाँ पढ़ने से होता क्या है। कहानियाँ पढ़ते हो तो आपको नए नए विचार मिलते हैं। यानी आपको नए नए विचार मिलते हैं नई नई कहानियाँ लिखने के लिए या कहानियाँ सोचने के लिए। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो अक्सर किन किन स्रोतों का सहारा लेते हैं।
यानी कहानियाँ लिखने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो स्रोत हो सकते हैं कि किताबों से प्रेरणा लें, वास्तविक जीवन से प्रेरणा लें, और किताबें हो गई, वास्तविक जीवन हो गया, और कुछ वृत्तांत हैं जिन्हें पढ़कर आपको प्रेरणा मिलती होंगी। कुछ कल्पनाशील कहानियाँ होंगी, यानी ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप कहानियाँ क्रिएट कर सकते हो। अब मैं कहूँ कि भारत के लोग कई तरीकों से काम करते हैं। एक इसमें दिया गया है, दो आप बताइए। जैसे फर्स्ट जो है वो है प्रार्थना करना या इबादत करना। फिर शादी करना। फिर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना। अभिवादन करना। अब एक तरीका इसने बता रखा है कि प्रार्थना करना, तो ये कहता है कि भक्ति गीत गाना। यानी जब भी लोग प्रार्थना करते हैं या इबादत करते हैं तो भक्ति गीत गाते हैं अक्सर। और क्या करते हैं? तो और हम कह सकते हैं कि भगवान को याद करना, याद करते हैं। और क्या करते हैं? ध्यान करना, या फिर महसूस करना। यानी भक्ति गीत कह सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। फिर शादी करना,
तो शादी करने के लिए इसने बता रखा है कि अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। और क्या होता है, तो हिंदू धर्म में जैसे 7 फेरे लेना, 7 फेरे। और इस्लाम में अगर आप देखो तो कबूलनामा, यानी हिंदू धर्म में तो 7 फेरे होते हैं और इस्लाम में क्या होता है, कबूलनामा होता है। फिर विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, तो इसने बता रखा है कि जो मणिपुर है, मणिपुर की औरतें फ्रनेक पहनती हैं, फ्रनेक पहनती हैं। और क्या हो सकता है, तो आप साउथ की साइड जाओगे जैसे तमिलनाडु, तो वहाँ पर क्या पहनी जाती है, तो वहाँ पर वो आपकी लुंगी पहनी जाती है। फिर आप राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में धोती कुर्ता पहनते हैं लोग। अभिवादन करना, तो इसने बता रखा है कि झारखंड के जो आदिवासी, झारखंड के आदिवासियों द्वारा एक दूसरे को जोहार कहना। झारखंड के जो आदिवासी हैं वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, जोहार करके अभिवादन करते हैं। वहीं अगर आप मथुरा साइड में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, राधे राधे। राजस्थान की अगर बात करूँ तो खम्मा गणी बोला जाता है यहाँ पर। अयोध्या की अगर बात करें तो जय श्री राम। यानी अलग अलग क्षेत्र का अभिवादन करने का तरीका भी अलग अलग है। फिर इसके बाद है कि हम विविधता को कैसे समझें, विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं। टॉपिक है हम विविधता को कैसे समझें, हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं। देखो, आज से लगभग
200 या 250 वर्ष पहले 200 वर्ष पूर्व की बात करें तो हमारे पास यातायात के इतने साधन नहीं थे, यानी रेल, हवाई जहाज, बस व कार, ये सभी नहीं थे। यानी यातायात के साधन तो नहीं थे, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। कैसे करते थे? तो वो लोग यात्रा करने के लिए पैदल चलते थे, घोड़ों के माध्यम से यात्रा करते थे, ऊंट के माध्यम से यात्रा करते थे। इन तरीकों से वो यात्रा करते थे। यानी मनुष्य कभी भी अपने आप को ऐसा ही तो महसूस किया ही नहीं मनुष्य ने। यानी जब साधन नहीं थे तभी भी उसने कोई ना कोई तरीका तो निकाला था। अच्छा, ये जो यात्राएं वो करता था, वो यात्राएं होती किससे संबंधित थी? तो ये यात्राएं वो करता था या तो खेती करने के लिए, यानी खेती से संबंधित होती थी, या फिर नई जमीन, नई जमीन के लिए वो यात्राएं करता था। खेती और नई जमीन कैसे? कि लगभग मनुष्य 200 वर्ष पूर्व घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह अक्सर जाता रहता था। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति में क्या है कि वो कहीं रुका और वहाँ पे खेती की, थोड़े दिन वहाँ पर काम किया और फिर वहाँ पे जैसे ही ख़त्म हुआ उसका अनाज और वो दूसरी जगह निकल गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी खेती है वो बढ़ती गई तो उसने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। फिर अब व्यापार के लिए भी वो एक जगह नहीं रह सकता, व्यापार के लिए भी उसे घूम घूम कर अपना जो सामान है वो बेचना पड़ता था। इसके बाद में इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण, सूखे और अकाल के कारण उसे यात्राएं करनी पड़ती थी। यानी कहीं पे सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था अपना जीवन यापन करने के लिए। इसके बाद में वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता था। यानी काम की तलाश में है वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। युद्ध के कारण लोग अपना घर छोड़ देते थे, युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो उनके रहन सहन में क्या आता था? बदलाव। उनका रहन सहन बदल जाता था। यानी कुछ तो वो नया अपना लेते थे, कुछ रहन सहन तो नया अपना लेते थे और कुछ पुराने तरीके से ही चलते थे।
इसके बाद में हम भारत के दो भागों के बारे में बात करेंगे और उनकी तुलना करेंगे आपस में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जो भाग इसने दे रखा है वो है लद्दाख। यही दो भागों की तुलना करेंगे, एक लद्दाख की और एक केरल की। अब लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है? रेगिस्तानी इलाका है। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ खेती संभव नहीं है लद्दाख के अंदर। यानी यहाँ खेती संभव नहीं है। कारण भी है कि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यानी लद्दाख में बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पानी के लिए यानी पीने का जो पानी है उसके लिए वो गर्मियों का वेट करते हैं। और गर्मियों का वेट क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मियों में जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है। गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है और वो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसी पानी को वो पीते हैं। फिर यहाँ पर पेड़ जो हैं वो बहुत कम उगते हैं। पेड़ क्या होते हैं? कम उगते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं वो एक खास किस्म की बकरी पालते हैं। खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे क्या मिलता है उन्हें पश्मीना ऊन मिलता है उस बकरी से। और इस पश्मीना ऊन से जो महिलाएं होती हैं उनके जो शाल होते हैं वो शाल बुने जाते हैं इस पश्मीना ऊन से। यानी महिलाओं के शाल बनते हैं। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो लोग हैं वो उस पश्मीना ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और उससे वो शाल बुन लेते हैं फिर व्यापारी। और इसीलिए जो पश्मीना शाल हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं और याक एक पशु है वो पालते हैं। गाय, बकरी और याक पालते हैं।
अच्छा, रेगिस्तानी इलाका है इसका मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ पर आते नहीं हैं। लद्दाख तो व्यापार का अच्छा केंद्र माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक रास्ता माना जाता है, व्यापार का अच्छा रास्ता। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से जो मध्य एशिया के काफिले हैं वो तिब्बत जाते हैं। इसी रास्ते से कहाँ पर जाते हैं? तिब्बत। और तिब्बत में जाके वो अपना व्यापार करते हैं। अच्छा, वो काफिले क्या क्या बेचते हैं? तो वो काफिले जो हैं वो रेशम बेचते हैं। रेशम कौन सा? कच्चा रेशम, यानी कच्चा रेशम बेचते हैं, दरी बेचते हैं, और जो बौद्ध धर्म है वो भी लद्दाख से ही तिब्बत गया है। लद्दाख के अंदर लद्दाख में तिब्बत का एक ग्रंथ प्रचलित है। कौन सा? केसर सागा। केसर सागा नाम का एक ग्रंथ है, वो बहुत ही प्रचलित है लद्दाख में। तो ये तो लद्दाख की बात थी कि ये जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ के लोग, यहाँ पे खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होती है? बारिश नहीं होती है। पानी के लिए यहाँ के लोग गर्मियों का वेट करते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ पिघलती है उसी पानी को वो पीते हैं। यहाँ पे पेड़ बहुत ही कम उगते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, और उस बकरी से क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे शाल बुनी जाती है। जो महिलाएं बुनती हैं उस शाल को, यहाँ के लोग उस पश्मीना ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। फिर यहाँ के लोग गाय, बकरी और याक पालते हैं। लद्दाख से होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता है, यानी मध्य एशिया के लोग लद्दाख से तिब्बत की ओर जाते हैं, और वो क्या क्या बेचते हैं? कच्चा रेशम, दरी, ये बेचते हैं। फिर बौद्ध धर्म जो है वो भी लद्दाख से ही तिब्बत गया है, और तिब्बत का एक ग्रंथ है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, केसर सागा। अब बात करते हैं कि केरल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। आप नोट्स बना लेना, वरना मैं PDF डाल दूंगा इसकी। अब बात करते हैं केरल की। केरल जो है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में कहाँ पे बसा हुआ है? दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ। इसके एक तरफ तो पहाड़ियाँ हैं, और दूसरी तरफ समुद्र। यानी एक तरफ तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ है समुद्र से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में यहाँ पे मसाले होते हैं खूब सारे,
यानी केरल है वो मसालों का केंद्र है। मसाले कौन कौन से, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये जो मसाले हैं वो इन पहाड़ियों में होते हैं। समुद्र की वजह से यहाँ पर व्यापारी आते हैं, यानी व्यापारियों के लिए एक आकर्षक केंद्र माना जाता है, और जो समुद्र के रास्ते से आते हैं। आपने सुना होगा कि जो वास्को डिगामा था, कहते हैं वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की थी उसने, भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डिगामा ने। तो वास्को डिगामा जो है वो भी सबसे पहले केरल ही पहुंचा था, यानी केरल के कालीकट बंदरगाह आया था वो सबसे पहले, और यहाँ से खूब सारे मसाले लेके यूरोप गया था। फिर करीब 700 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक इब्न बतूता नाम के यात्री आए थे, जो अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि केरल के अंदर इस्लाम की काफ़ी इज्जत है, इस्लाम की काफ़ी इज्जत है। इससे पहले अरब से काफ़ी व्यापारी आए यहाँ पर, अरब व यहूदी, यानी अरब के व्यापारी और यहूदी वो भी आए यहाँ पर। करीब 2000 वर्ष पूर्व है। जो ईसा मसीह है इस ईसा मसीह के धर्मदूत ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं संत थॉमस, वो भी केरल आए। इसके बाद में यहाँ पर एक मछली पकड़ने के लिए एक खास किस्म के जाल का प्रयोग किया जाता है, जो हूबहू चीन के जाल जैसा दिखता है, और उस जाल को कहते हैं चीना वल्ला। जो मछली पकड़ने का जाल है उसे क्या कहते हैं, चीना वल्ला, और हूबहू चीन से मिलता है वो। यहाँ पर जो तलने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, यानी तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उस बर्तन को कहते हैं चीना चट्टी। अब आप
चीना चट्टी, चीना बल्ला, ये शब्द देख के समझ सकते हो कि जो चीन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से रही होगी। इसके बाद में जो अगला है टॉपिक वो है विविधता में एकता। विविधता में एकता। अगला हमारा टॉपिक है विविधता में एकता। यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। भारत में जो विविधता है या अनेकता है उसको ताकत का स्रोत माना गया है। यानी विविधता या अनेकता उसको कमी नहीं बताया गया है, अपितु क्या माना गया है, ताकत का स्रोत। कि हमारी कमी नहीं है, हमारी ताकत है विविधता। जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था भारत में, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में काफ़ी विविधता है और भारत के लोगों में हम फूट डाल सकते हैं। यानी उनकी नीति भी थी फूट डालो राज करो। अब वो फूट डालने की जब सोच रहे थे तो भारत के लोगों ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा कि हमारे अंदर कितनी भी विविधता हो, लेकिन जब हमारे देश की बात आएगी तो हम सब, चाहे किसी भी जाति, धर्म, रहन सहन, खान पान वाले या किसी क्षेत्र से आए हुए लोग हों या महिला हों या पुरुष हों, सब देश के लिए एक साथ लड़ेंगे। और सारे के सारे लोग एक साथ लड़े थे, इकट्ठा जेल गए, कई आंदोलन किए, कई शांतिपूर्ण किए, कई अहिंसा पूर्ण किए। यानी लोगों ने दिखा दिया कि जब देश की बात आएगी तो सारे के सारे एक साथ ही खड़े होंगे लोग। यानी विविधता को हमारी ताकत का स्रोत माना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारा जो राष्ट्रगान लिखते हैं, वो राष्ट्रगान भी इसी बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय एकता में विविधता एक ताकत का स्रोत है, ना कि एक कमी है। यानी हमारी विशेषता बताई गई है, ना कि हमारी कमी बताई गई है। इससे अगला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। ये जो चैप्टर है वो आज यहीं संपन्न होता है।